नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। ये देश का पहला चुनाव है जिसमें नेता मिलने को बेकरार हैं, लेकिन जनता दूर रहना चाहती है। मोबाइल पर रैलियों के मंच सज रहे हैं। रोड शो की जगह सोशल मीडिया शो ने ले ली है। बिहार ने तो कम से कम ऐसे चुनाव के बारे में कभी नहीं सोचा था। कोरोना काल में चुनाव का रंग नहीं है, लेकिन राजनीति की रफ्तार वही है। चुनाव का रंग जमाने वाले लालू प्रसाद यादव भी इस बार बिहार से बाहर हैं। आरजेडी की लालटेन थामे तेजस्वी अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार 15 साल के राज के बाद भी एक और पारी जीतने के लिए ताल ठोक रहे हैं। चुनाव वर्चुअल है, लेकिन सीटों का झगड़ा इस बार भी एक्चुअल है। देश के लिए वर्चुअल चुनाव का यह पहला तजुर्बा है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि बिहार के लोगों का तजुर्बा तब कैसा हुआ होगा जब पहली बार वो आजाद भारत में वोट डालने गए थे? तब बिहार की राजनीति कैसी थी? क्या तब भी आज की तरह ही जातिवाद था? क्या राजनीतिक दलों में आज जैसे ही खेमाबंदी थी? क्या उस वक्त भी एक दो चेहरों के इर्द गिर्द चुनाव होता था? क्या धर्म और आरक्षण की राजनीति सारे मुद्दों पर भारी थी? इतिहास गवाह है बिहार स्पेशल के इस एपिसोड में 70 साल पुराने राजनीतिक इतिहास की कहानी। बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी ने जो शंखनाद किया था, उसका नतीजा 30 साल बाद भारत की आजादी के रूप में निकला। बिहार के लोगों ने भी 15 अगस्त 1947 को आजादी की खुली हवा में सांस ली। अब उन सपनों को पूरा करने की चुनौती थी जो बिहार के लोगों ने अपनी आंखों में संजोए थे। आजाद भारत की कमान पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में थी, तो ब्रिटिश इंडिया के समय से ही बिहार के लोगों ने अपनी अगुवाई के लिए श्री कृष्ण सिन्हा और अनुग्रह नारायण सिंह को चुना था। बिहार की इस जोड़ी को लोग श्री बाबू और बाबू साहब के नाम से जानते थे। आजादी के बाद हुए पहले बिहार विधानसभा चुनाव में श्री कृष्ण सिन्हा सर्वसम्मति से नेता चुने गए। श्री बाबू मुख्यमंत्री बने तो बाबू साहब उप मुख्यमंत्री। श्री कृष्ण सिन्हा भूमिहार जाति से थे और अनुग्रह नारायण सिंह राजपूत। दोनों ही जातियों के बीच वर्चस्व को लेकर खींचतान कोई नई बात नहीं थी। श्री बाबू और बाबू साहब में भी ठनी रहती थी, लेकिन दोनों ने आपसी खींचतान का जरा भी असर बिहार के विकास पर नहीं पड़ने दिया। होमोजेनस कॉम्पिटिटर थे दोनों एक दूसरे के, लेकिन दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटरी थे। वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते थे। और हालांकि जब पहली बार 1946 में ही, जब आज़ादी से पहले जब प्रांतीय स्तर पर सरकार बनी थी जिसका श्री कृष्ण सिंह ने नेतृत्व किया था, तो तब भी अनुग्रह बाबू उनके साथ थे। और आज़ादी के बाद जब सरकार बनी और श्री कृष्ण सिंह पुनः मुख्यमंत्री बने, तब भी अनुग्रह बाबू उनके साथ थे। हालांकि वे दोनों कॉम्पिटिटर थे, लेकिन उस कंपटीशन की भावना को आजकल की स्थिति वाली उन लोगों ने कभी आने नहीं दिया। बिहार कांग्रेस कमेटी में जाति के आधार पर कई गुट बन चुके थे। बिहार की राजनीति में जाति का असर इस कदर बढ़ चुका था कि पटना में होने वाली खटपट दिल्ली तक पहुंचने लगी। कांग्रेस पार्टी की अब बात हम करते हैं तो वहाँ स्वाभाविक तौर पर देखा जाए तो आज़ादी के दिनों से ही लेकर के और उसके बाद के कालखंडों में, जिसको सवर्ण कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, क्षत्रिय कहते हैं और ये जो कायस्थ कहते हैं, इन लोगों का वर्चस्व था। और वर्चस्व था चूंकि उन लोगों की भागीदारी शुरू से थी, तो लेकिन इसी में जो पिछड़ा वर्ग के लोग थे वो उपेक्षित महसूस कर रहे थे। हालात इतने बिगड़ गए कि 2 जनवरी 1952 को बतौर कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को यहां तक कहना पड़ा कि मैं भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ या अन्य किसी जाति के लोगों से मिलने नहीं आया हूं। मैं भारतीयों से मिलने आया हूं। अगर आप विदेश जाएंगे तो आपका स्वागत बिहार के राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ और यादव के तौर पर नहीं, बल्कि आजाद भारत के नागरिक के रूप में होगा। पंडित नेहरू ने
जातिगत गोलबंदी करने वाले बिहार के कांग्रेस के नेताओं पर कार्रवाई की चेतावनी दी। लेकिन बिहार कांग्रेस के नेताओं पर पंडित नेहरू की चेतावनी का कोई खास असर नहीं पड़ा। 1952 के आम चुनाव में बिहार की कई सीटों पर कांग्रेसी अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों की जड़ें खोदने में लग गए। चुनावी नतीजों के बाद ऐसा लगा कि श्री बाबू और बाबू साहब में तनातनी की नौबत आएगी, लेकिन दोनों के बीच की शानदार केमिस्ट्री से सियासत राफ्ता राफ्ता चलती रही। आजादी के बाद सत्ता के मिजाज वाली बिहार की जमीन पर श्री बाबू ने जमींदारी व्यवस्था खत्म करने का फैसला किया। ये एक ऐसा प्रयोग था जिसके नतीजों का एहसास उन्हें अच्छी तरह से था। सूबे के ज्यादातर जमींदार भूमिहार यानी श्री बाबू की जाति से ही थे। पहली बार जब बिहार विधानसभा में जमींदारी उन्मूलन विधेयक पेश हुआ तो उन पर चारों ओर से दबाव पड़ने लगा। तब जमींदारों का समाज, राजनीति, प्रशासन और आर्थिक तंत्र पर जबरदस्त दबदबा था। स्वामी सहजानंद किसानों के लेकर के किसानों को सवाल को लेकर के और जमींदारों के खिलाफ लगातार लड़ रहे थे, लेकिन इसको अमली जामा पहनाया गया 1950 में और जमींदारों के चंगुल से किसानों को मुक्त किया गया। क्योंकि जिस तरह से वो टैक्स वसूलते थे वह तो एक उस समय का समझिए कि सबसे बड़ा एक शोषण का काम वो करते थे। अब वो जमींदार हाथी खरीद रहे हैं तो उस पर हाथीनामा टैक्स, मोटर खरीद रहे हैं तो मोटरनामा टैक्स। तो अब कल्पना कीजिए कि किसानों की क्या स्थिति रही। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ बड़ा किसान आंदोलन खड़ा कर रखा था। इस आंदोलन से राहुल सांकृत्यायन और राम वृक्ष बेनीपुरी जैसे साहित्यकार भी जुड़े थे। पहली कोशिश में श्री बाबू को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन वो अच्छी तरह जानते थे कि आजादी की ताजी हवा में बिहार का आम आदमी चाहता क्या है। यदि बिहार में किसान आंदोलन स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में नहीं हुआ होता, आगे चल के आप जानेंगे कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में ऑल इंडिया किसान सभा भी गठित हुआ, जिसके वो अध्यक्ष हुए और उसके प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ में की थी। तो जब जमींदारी उन्मूलन कानून पास हुआ तो उसमें बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर कृष्ण सिंह की बड़ी भूमिका थी। सच कहिए उनके बिना ये संभव ही नहीं था और उनका सहयोग कर रहे थे जो बाद में मुख्यमंत्री हुए के.बी. सहाय जी। 1950 में बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां भूमि सुधार कानून पास हुआ। मतलब कानूनी रूप से जमींदारी खत्म हो गई। सरकार की ओर से जमीन की सीमा तय कर दी गई। गरीबों को जमीन का मालिक बनवाने के लिए भी खास इंतजाम किए गए। इसी दौर में गांधीवादी विनोबा भावे की अगुवाई में भूदान आंदोलन जैसा गजब का प्रयोग हुआ। बिहार के जमींदारों ने इतनी जमीन दान कर दी जिसकी उम्मीद खुद विनोबा को भी नहीं रही होगी। क्योंकि विनोबा भावे उस भूदान आंदोलन में उसके प्रणेता थे और घूम रहे थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे भारत में 6 लाख एकड़ जमीन विनोबा भावे को लोगों ने दान में दे दिया था। इतनी जमीन कहीं नहीं मिली थी। दूसरी ओर बिहार में सरकार के भूमि सुधार कानून से जमींदार काफी नाराज थे। धीरे धीरे उनका कांग्रेस से मोहभंग होता जा रहा था, यानी गैर कांग्रेसवाद की नींव पड़ने लगी। ऐसे में दूसरी जाति के लोगों के साथ कुछ अगड़ी जाति के लोग भी कांग्रेस की जगह दूसरे राजनीतिक विकल्पों की ओर देखने लगे। पिछड़ा जो थे उनके पास नेता थे, अच्छे नेता थे, मुखर नेता थे, उनका एक प्रभाव भी था, लेकिन उनके साथ सांगठनिक ढांचा उस प्रकार से नहीं था, सशक्त रूप से सांगठनिक रूप से तैयार नहीं थे। तो जब जनसंघ मिला तो जनसंघ का जो सांगठनिक जो नेटवर्क था, जो शक्ति थी, उसका उपयोग उन लोगों ने किया और उसका उपयोग किया तो कांग्रेस का एक विकल्प उन्होंने दिया। असंतोष आज के झारखंड और तब के बिहार के आदिवासियों में भी भड़कने लगा था। दरअसल झारखंड की कोख में इतना खनिज और कोयला था जिनके सही इस्तेमाल के बगैर पंडित नेहरू के आधुनिक भारत के मंदिर कामयाब नहीं हो सकते थे। कहा जाता है कि सरकार ने बगैर जायज मुआवजा दिए आदिवासियों की जमीन लेनी शुरू की।
इससे आदिवासियों में असंतोष बढ़ने लगा। जो छोटा नागपुर का पठारी इलाका था, बहुत फर्टाइल लैंड तो नहीं था, लेकिन मिनरल्स तो थे वहाँ पर। और मिनरल्स जब थे तो उन आदिवासियों को कहा गया कि अगर हम आपकी ज़मीन लेकर के उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं तो आपको हम उसका मुआवजा भी देंगे और आपके बच्चों को रोज़गार भी देंगे। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। हुआ क्या कि न तो उनको उचित मुआवजा मिला और न उस इंडस्ट्री में उनके बच्चों को रोज़गार मिला। तो एक आक्रोश था। नया कारोबारी माहौल बनते ही आदिवासियों के इलाके में बाहरी लोग बसने लगे। सरकारी बिल्डिंग और बांधों के लिए भी जमीन का अधिग्रहण होने लगा। स्थानीय लोगों को लगा कि उनके साथ नौकरियों में भेदभाव हो रहा है। ऐसे में सियासी स्तर पर 5 मार्च 1949 को जयपाल सिंह मुंडा की अगुवाई में झारखंड पार्टी का जन्म हुआ, जिसने आजादी के बाद हुए पहले आम चुनाव में ही अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज करवाई। सरायकेला खरसावा जमशेदपुर से करीब 65 किलोमीटर दूर सरायकेला खरसावा का सरकार उड़ीसा में विलय करना चाहती थी, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा इसका विरोध कर रहे थे। वो इसे झारखंड यानी तब के बिहार का ही हिस्सा बनाए रखने की मांग कर रहे थे। जयपाल सिंह उस समय के बड़े नेता थे। जिस समय उन्होंने झारखंड पार्टी की स्थापना की, वो इसके लिए मुखर रहे कि आपने आदिवासियों की जमीन तो ले ली, लेकिन आपने रोजगार नहीं दिया, उचित मुआवजा नहीं दिया। और एक और जो चीज़ें आई जिसमें बिहार के पिछड़ेपन में मैं मानता हूं कि एक बड़ी भूमिका है कि उस समय फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया। अब फ्रेट कॉरिडोर में क्या था कि जो मिनरल्स थे, जिस कीमत पर वो झारखंड में उपलब्ध थे, उसी कीमत पर महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, केरला में जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया था, उसी कीमत पर उनको उपलब्ध कराया गया। ये समझौता 1 जनवरी 1948 से लागू होना था। इलाके के लोग सरायकेला खरसावा में जमा हुए। उड़ीसा मिलिट्री पुलिस के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर स्टीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि ये जालियांवाला बाग हत्याकांड है। जिस तरह से वो खरसावा और सरायकेला के जो आदिवासी थे वो नहीं जाना चाहते थे, उड़ीसा के साथ वो विलय करना नहीं चाहते थे, जबकि जो उस रियासत के जो ये जमींदार थे वो चाहते थे कि हमारा उड़ीसा में विलय हो। तो हाट का दिन था और सब उस मैदान में, खरसावा के उस मैदान में 30,000 आदिवासी जमा हुए थे और उड़ीसा की पुलिस उन पर अंधाधुंध फायरिंग करती है। मशीन गन से जिस तरह से गोलियां बरसाई जाती है, उसमें कहा जाता है कि 50 आदिवासियों की मौत हो गई। खरसावा शहीद स्थल का आदिवासी समाज और राजनीति में बहुत जज्बाती और अहम स्थान है। 72 साल पहले सरायकेला खरसावा में आदिवासियों पर हुई फायरिंग को आजाद भारत के जलियांवाला बाग कांड के नाम से भी जाना जाता है। पुलिस की इस फायरिंग में कितने लोग मरे, इसका सही रिकॉर्ड आज तक सामने नहीं आया है। सरायकेला खरसावा में हुए गोलीकांड की यादें लोगों के जहन से धुंधली पड़ने लगी। दूसरी ओर नए बिहार को गढ़ने का काम तेजी से चल रहा था और आर्थिक विकास के साथ सामाजिक समानता और समरसता लाने की बड़ी चुनौती भी खड़ी थी। उस दौर में देवघर के वैद्यनाथ मंदिर में हरिजनों को घुसने की इजाजत नहीं थी। गांधीवादी विनोबा भावे ने इस भेदभाव को मिटाने के लिए कुछ हरिजनों के साथ देवघर मंदिर में घुसने की कोशिश की। पंडों ने उनकी पिटाई कर दी। जैसे ही ये खबर मुख्यमंत्री दफ्तर तक पहुंची, 6 पंडों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। 27 सितंबर 1953 को श्री बाबू ने वैद्यनाथ मंदिर का दरवाजा हरिजनों के लिए खोल दिया। विनोबा भावे जब देवघर जाते हैं और देवघर में उन्हें पता चलता है कि उस मंदिर में हरिजनों का, दलितों का प्रवेश निषेध है, तो कहते हैं कि जब अगर दलितों का प्रवेश निषेध है, हरिजनों का प्रवेश निषेध है, तो मैं भी दर्शन को नहीं जाऊंगा। तो जो वहाँ के मुख्य पंडा हैं वो कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप आ सकते हैं। तो वो प्रार्थना सभा के बाद वो हरिजनों के साथ वो जाते हैं प्रवेश करने के लिए, लेकिन उनका विरोध होता है। और जब वो विरोध को देखते हैं विनोबा भावे, तो वो लौटते हैं और लौटने के क्रम में उन पर जो हमला होता है उसमें चोट लगती है।
बिहार की अर्थव्यवस्था का मिजाज आजादी के समय भी खेती वाला था और आज भी है। पहली पंचवर्षीय योजना में बिहार सरकार का पूरा जोर खेती के मोर्चे को दुरुस्त करने पर रहा। बिहार के तत्कालीन कृषि मंत्री अनुग्रह नारायण सिंह को डेनमार्क और नॉर्वे भेजा गया, जिससे कम जमीन में ज्यादा पैदावार के फंडे को अच्छी तरह समझा जा सके, जिससे सूबे में खेती की तस्वीर में बड़ा बदलाव किया जा सके। श्री बाबू थे, अस्थायी सरकार थी 16 वर्षों तक। उसी समय बिहार में जितने जो औद्योगिक विकास थे, चाहे वो बोकारो को ले लीजिए या बरौनी को ले लीजिए, जो भी औद्योगिक विकास हुए थे उसी कालखंड में होते हैं। लेकिन जब अस्थायी मुख्यमंत्री होते हैं, कमजोर मुख्यमंत्री होते हैं, केंद्र के इशारे पर केवल गलत सही निर्णय लेने वाले जब मुख्यमंत्री होते हैं, तो बिहार का विकास थम जाता है। और बिहार का जो को जिस रूप में होना चाहिए था, इसका जितना गौरवशाली अतीत रहा है, उस रूप में बिहार को विकसित नहीं किया जा सकता। आधुनिक बिहार के दो इंजीनियर्स यानी श्री बाबू और बाबू साहब ने सूबे के विकास के लिए ऐसी मजबूत नींव तैयार की जिससे औद्योगिक विकास के लिए सही माहौल मिल सके। कांग्रेस पार्टी जो शुरुआती दौर में, खास करके सिन्हा का जो रेजिम था शुरुआती दौर, जिसमें बिहार में बड़े मैसिव लेवल पर काम हुआ, जितने बड़े प्रोजेक्ट्स थे शुरू हुए, थर्मल प्रोजेक्ट शुरू हुए, इरिगेशन का बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ, रिवर वैली प्रोजेक्ट सारे शुरू हुए उस फेज में, बरौनी का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उस फेज में हुआ था। तो ये पूरा जो पीरियड था, इसमें बड़े बड़े काम हुए। इस दौर में कोसी, चांचन और दामोदर घाटी जैसी परियोजनाएं भी शुरू हुई। कृषि क्षेत्र में नए प्रयोग के लिए कृषि महाविद्यालय खोलने पर जोर दिया गया। बिहार के विकास को रफ्तार देने में एक शख्स और अहम किरदार निभा रहा था, कृष्ण बल्लभ सहाय। बटाईदारी और जमींदारी उन्मूलन, भू हदबंदी तय करना, गरीबों के बीच जमीन का बंटवारा, गरीब किसानों की सहायता जैसे बड़े काम को जमीन पर उतारने में केबी सहाय ने बड़ी भूमिका निभाई। बिहार में बड़े उद्योग लगाने का श्रेय भी काफी हद तक केबी सहाय को जाता है। बरौनी रिफाइनरी, हटिया में HEC प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, बरौनी फर्टिलाइजर प्लांट, बरौनी थर्मल पावर प्लांट, मैथून जल विद्युत प्लांट, सिंदरी का खाद कारखाना और करगली कोयला वाशरी जैसे बड़े कारखानों की नींव पड़ी। केबी सहायक ने काफ़ी इस पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के पूरे बिहार के इंडस्ट्रियलाइजेशन में खास करके आप देखें तो रांची में HEC या फिर बरौनी का जो अगर आप कारखाना देखें, और उस तरह से वो काफ़ी उनका इसमें कंट्रीब्यूशन था बिहार के इंडस्ट्रियलाइज, क्योंकि खुद भी वो साउथ बिहार से ही आते भी थे, और लेकिन वो वैसे भी जो उनकी रुचि थी इंडस्ट्रियलाइजेशन में, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था बिहार। तब बिहार विकास के हाईवे पर टॉप गियर में दौड़ रहा था। बिहार में विकास और बदलाव के बीच एक और हवा तेजी से बह रही थी, जातिगत वर्चस्व और गैर कांग्रेसवाद की हवा। श्री बाबू और बाबू साहब के बीच भीतरखाने शीत युद्ध भी जारी था। 1957 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे को लेकर बात इतनी बिगड़ गई कि पंडित नेहरू ने दोनों को दिल्ली तलब किया। बड़ी मुश्किल से मामला शांत हुआ। चुनाव के बाद दोनों मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। विधायकों के बीच मतदान हुआ। बाबू साहब को कम वोट मिले और वो मुख्यमंत्री की दौड़ में पिछड़ गए। लेकिन उस दौर की सियासत में मतभेद होते थे, मनभेद नहीं। बाबू साहब तुरंत श्री बाबू को बधाई देने उनके घर पहुंच गए। श्री बाबू ने बिना लाग लपेट के कह दिया, आपके बिना मेरी सरकार कैसे चल सकती है। अनुग्रह नारायण सिंह फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री बना दिए गए। बिहार की सियासत तेजी से बदल रही थी। अब बात सिर्फ राजपूत और भूमिहारों के बीच सत्ता को लेकर वर्चस्व की नहीं थी। दूसरी जातियां भी धीरे धीरे पटना की ओर देखने लगी थी। बिहार में नई तरह की राजनीति तेजी से आकार ले रही थी।
1957 विधानसभा चुनाव के बाद राजनीति से संन्यास ले चुके जयप्रकाश नारायण ने श्री कृष्ण सिन्हा को लिखा। महेश प्रसाद सिन्हा और केबी सहाय दोनों चुनाव हार गए। सहाय को कुछ नहीं मिला, पर महेश बाबू राज्य के खादी बोर्ड के अध्यक्ष बना दिए गए। उन्हें सरकारी बंगला दे दिया गया। बाद में वो प्रदेश के खजांची भी बनाए गए। दूसरी ओर तमाम सेवाओं के बावजूद केबी सहाय आज कुछ भी नहीं है। जयप्रकाश नारायण ने पत्र में ये भी लिखा कि सूबे में जातीयता ने खतरनाक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। दरअसल 1957 में केबी सहाय और महेश प्रसाद सिन्हा दोनों चुनाव हार गए। महेश प्रसाद सिंह भूमिहार जाति से थे और केबी सहाय कायस्थ। जातिवाद का आरोप सीधे सीधे श्री बाबू पर लगा। ऐसे में उन्होंने जीपी को जवाब में लिखा, आप बाजार की गपशप पर विश्वास करते हैं। आपके पत्र में यह संकेत है कि आप महेश बाबू को नीचा करने की और केबी सहाय को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने तो वर्षों तक कृष्ण बल्लभ बाबू को ऐसे पद पर रखा जिसका महेश बाबू सपना भी नहीं देख सकते। भूमिहारवाद का आरोप भी गलत है। श्री कृष्ण सिन्हा की सियासत का अपना अंदाज था। श्री बाबू बिना लाग लपेट के अपनी बात पूरी ठसक के साथ कह देते थे। लोगों के हित से जुड़े बड़े और कड़े फैसले लेने में उन्हें जरा भी हिचक नहीं होती थी। वो साल था 1961 का और तारीख थी 31 जनवरी। इसी दिन श्री बाबू ने आखिरी बार सांस ली। उनकी मौत के बाद राजपूतों ने बिहार की गद्दी पर दावा ठोका। बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री के तौर पर दीप नारायण सिंह ने शपथ ली, लेकिन सत्ता में सिर्फ 17 दिन ही रह पाए। भूमिहार और राजपूतों के बाद बारी आई ब्राह्मणों की। विनोदानंद झा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। सत्ता के जोड़ तोड़ और जातीय गोलबंदी के बीच कांग्रेस का ग्राफ तेजी से नीचे गिर रहा था। सोशलिस्ट पार्टी की हार के बाद जयप्रकाश नारायण ने राजनीति से किनारा कर लिया था। ऐसे में बिहार की सियासी जमीन पर फिसलन काफी बढ़ गई थी, जिसमें कांग्रेस के लिए पैर टिकाए रखना मुश्किल हो गया था। कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बज चुकी थी, लेकिन जातीय गोलबंदी में व्यस्त बिहार कांग्रेस के नेताओं को शायद अपनी खिसकती सियासी जमीन का अंदाजा नहीं हो पाया या जानबूझकर अनजान बने रहे। आजादी के बाद बिहार में हुए पहले विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस को 239 सीटें मिली, वहीं 1957 में घटकर 210 पर पहुंच गई, तो 1962 में आंकड़ा गिरकर 185 पर पहुंच गया। 1962 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद विनोदानंद झा फिर से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, लेकिन 1962 में चीन के हाथों भारत की हार ने केंद्र को कमजोर बना दिया। कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए के कामराज ने पार्टी नेताओं से सरकार में अपने पद छोड़ने का सुझाव दिया, तो विनोदानंद झा ने भी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी। मुख्यमंत्री पद के नए दावेदारों में केबी सहाय और वीरचंद पटेल आमने सामने थे। ये पहला मौका था जब कांग्रेस में किसी पिछड़ी जाति के नेता ने मुख्यमंत्री पद पर दावा जताया हो। उससे पहले पिछड़े समुदाय से सिर्फ पटेल ही 1957 से 1962 तक कैबिनेट मंत्री रहे। सहाय की किस्मत ने साथ दिया और उन्हें सरकार बनाने का मौका मिला। उनकी सरकार में पिछड़ी जाति के राम लखन सिंह यादव, वीरचंद पटेल और सुमित्रा देवी को जगह मिली। पिछड़ी जातियों के सोशलिस्ट पार्टियों की तरफ बढ़ते झुकाव को कांग्रेस भांप चुकी थी। केबी सहाय के दौर में सूबे का बहुत विकास हुआ, कई परियोजनाएं शुरू हुई, उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगे। जांच के लिए अय्यर आयोग बैठाया गया। आयोग ने जांच में आरोपों को सही माना। बिहार एक ऐसी सियासी प्रयोगशाला बन चुका था जिसमें सत्ता के लिए नए नए किरदार अपने अपने हिसाब से केमिकल मिला रहे थे।
और उसके नतीजों पर पूरे देश की नजर टिकी हुई थी। आजादी के 20 साल बाद ही बिहार में सत्ता सवर्णों के हाथ से निकलकर ओबीसी के हाथों में पहुंच गई। इतिहास गवाह है कि इस एपिसोड में बस इतना ही। कल आपको बताऊंगी बिहार में कैसे बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए निष्पक्ष खबरों के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए न्यूज़ 24। नमस्कार।